गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे वसीयती के हक का खात्मा मुस्लिम विधि के तहत। यानी मुस्लिम विधि के तहत वसीयती के हक का खात्मा कब हो जाता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इस बारे में हम कुल 4 पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। नंबर 1 है वसीयतकर्ता का विक्षिप्त होना। नंबर 2 है वसीयत का निरस्तीकरण। नंबर 3 है हत्यारे के पक्ष में की गई वसीयत। और नंबर 4 है वसीयत का प्रतिसहरण। इस चारों टॉपिकों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे मुस्लिम विधि के तहत। इस मुस्लिम विधि के महत्व को समझाने के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं सर आपसे। लिखा है जो कागज पर यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। लिखा है जो कागज पर यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। जी हाँ सर, यह आखिरी अरमान और फरमान होता है। और एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके स्वस्थ चित्त और बालिग अवस्था में उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके वारिसों में किस प्रकार से विभाजित की जाएगी, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसी को वसीयतकर्ता के द्वारा जो अंतिम इच्छा के रूप में उसकी संपत्ति को लेकर जो लेख लिखा जाता है, उसे वसीयतनामा कहते हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2H में भी इसको परिभाषित किया गया है। और वसीयतकर्ता का स्वस्थ चित्त और बालिग होना जरूरी है और 2 गवाहों के समक्ष इसका लिखा जाना आवश्यक है। मुस्लिम व्यक्ति 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। और यदि 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत की जाती है तो अन्य उत्तराधिकारियों की उसमें सहमति आवश्यक है। अब यदि एक मुस्लिम विधि के द्वारा उसके वसीयत लिख दी गई है तो वो वसीयत किस आधार पर समाप्त या निरस्त हो सकती है। नंबर 1 है सर वसीयतकर्ता का विक्षिप्त होना। वसीयत करने के पश्चात यदि कोई वसीयतकर्ता विक्षिप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक वसीयत समाप्त समझी जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि वसीयतकर्ता ने कोई वसीयत की और वसीयत करने के बाद वो पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, विक्षिप्त के अंदर अपसेट हो गया, कोई रोग से बीमारी से ऐसा ग्रसित हो गया कि 3-3 दिन में उसको दौरे पड़ते हैं। उस समय मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है, फिर ठीक हो जाता है। या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया, विक्षिप्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में वसीयत समाप्त मानी जाएगी और उक्त संपत्ति वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारियों के कब्जे में आ जाएगी। यह प्रावधान हनफी विधि के संदर्भ में, मतलब मुस्लिमों में जो हनफी विधि है और हम्बली है और ऐसे करके 4 जो हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, तो उसमें जो हनफी विधि है सुन्नियों के तहत उसमें ये उसके उत्तराधिकारियों को प्रॉपर्टी जाएगी। किंतु शिया विधि में वसीयत का समापन तभी संभव होगा यदि वसीयतकर्ता के पास कोई उत्तराधिकारी ना हो। किंतु यदि उत्तराधिकारी लोग हैं तो यह संपत्ति उत्तराधिकारियों में निहित समझा जाएगा। यह शिया विधि के अंतर्गत बताया गया है। तो ये सर हमारा आज के वीडियो का टाइटल का जो पहला टॉपिक था कि वसीयत जो की जाती है वो कब समाप्त हो जाएगी, या वसीयती जिसको वसीयत गृहीता भी कहते हैं या मूसला हो भी कहते हैं, वो उसके पक्ष में कब समाप्त मानी जाएगी। तो ये यदि वसीयतकर्ता वसीयत करने के बाद विक्षिप्त हो जाता है तो वसीयत समाप्त हो जाएगी और उसके उत्तराधिकारियों में चली जाएगी। दूसरा आधार है सर हमारा वसीयत का निरस्तीकरण। या जहां किसी भोग बंधक संपदा का वसीयत किया गया है, इसे निरस्त समझा जाएगा यदि वसीयतकर्ता ऐसी संपत्ति को क्रय या अन्यथा रूप में प्राप्त किया है। मतलब वसीयत भोग बंधक के रूप में की गई है कि वसीयत गृहीता इसका उपभोग करता रहेगा और इस प्रकार की वसीयत है। और यदि वसीयतकर्ता ऐसी संपत्ति को क्रय या अन्यथा रूप में प्राप्त किया है। तीसरा पॉइंट है सर हमारा हत्यारे के पक्ष में की गई वसीयत। मतलब यदि वसीयतकर्ता के द्वारा, मैं सर मेरा बुक्स में जो लिखा उसको भी आपको पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद इसके एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं सर, ठीक है सर। यदि वसीयतकर्ता कोई वसीयतकर्ता यदि अपनी संपत्ति की वसीयत किसी हत्यारे के पक्ष में की है तो ऐसी वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात निरस्त समझी जाएगी, चाहे यह साशय या असावधानीवश किया गया हो हनफी विधि के अंतर्गत, अथवा यह साशय किया गया हो शियाओं के असना अशारी विधि के अनुसार। मतलब यदि कोई वसीयत किसी हत्यारे के पक्ष में कर दी गई है तो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद समाप्त मानी जाएगी। यही विधान हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 में भी दिया गया है। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया है धारा 25 में कि हत्यारे कब असफल हो जाएंगे मृत्यु से वसीयत प्राप्त संपत्ति को प्राप्त करने में। मतलब हत्यारों को हतोत्साहित करने के लिए धारा बनाई गई है। यदि कोई भी व्यक्ति इसलिए उसके वसीयत करता है कि हत्या करता है जो उसकी संपत्ति उसको प्राप्त हो जाए,
इसको हम ऐसे भी उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ए नामक व्यक्ति है और उसके दो बेटे बी और सी हैं, इसमें सी जो उसका बेटा है वो बी की हत्या इस नियत से, इस आशय से, इस इंटेंशन से करता है कि यदि मैंने इसको मार दिया तो इसकी जो संपत्ति है वो मुझे प्राप्त हो जाएगी, मुझे ज्यादा संपत्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से उसने जो हत्या की तो वो हत्यारा जो है कि उत्तराधिकार से वंचित हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बताया गया है। और यदि किसी हत्यारे के पक्ष में कोई वसीयत की गई है तो मुस्लिम विधि अनुसार ऐसी वसीयत समाप्त मानी जाएगी। ठीक है। वसीयत का प्रतिसहरण मतलब कोई भी वसीयत करता उसके जीवन में कभी भी वसीयत के किसी भी भाग को या संपूर्ण वसीयत को निरस्त कर सकता है, नई वसीयत लिख सकता है, या जिनके पक्ष में वसीयत की है उनको हटाकर किसी अन्य के पक्ष में भी कर सकता है। तो इस प्रकार से ये चारों प्रकार हैं। इसके अलावा भी सर और भी कुछ हालात और कंडीशन के हिसाब से प्रकार हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंडीशनली हालात और भी हो सकते हैं जिसके आधार पर वसीयती के अधिकार का समापन हो सकता है। हम इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि यदि वसीयतकर्ता ने उसके 3 बेटों में से एक बेटे को संपूर्ण संपत्ति की वसीयत कर दी। अब यदि उसके 2 बेटे वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद या वसीयतकर्ता की मृत्यु की मौजूदगी में ही उस वसीयत का समर्थन कर देते हैं तो वो वसीयत वैध मानी जाएगी। वरना यदि वो उसके अन्य बेटे उस वसीयत का समर्थन नहीं करते हैं, उसको मान्यता नहीं देते हैं, तो ऐसी वसीयत शून्य मानी जाएगी, अमान्य मानी जाएगी, विधि अनुसार की गई नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक वसीयतकर्ता को उसकी 1/3 संपत्ति ही वसीयत करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। बाकी की 2/3 संपत्ति उसके वारिसों में बांटी जाएगी, उसके वारिसों में दी जाएगी। तो इस प्रकार से अब चूंकि सर हम वसीयत के टॉपिक पर बात ही कर रहे हैं तो हमें वसीयतकर्ता के सामर्थ्य के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि वसीयतकर्ता जो है कि एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति और बालिग व्यक्ति होना चाहिए और वो स्वतंत्र सहमति से उसका वसीयत किया जाना आवश्यक है। 2 गवाहों की उपस्थिति में वो वसीयत करेगा। ये वसीयत के जो मुख्य प्रावधान है और इसमें जो आयु के संबंध में बताया गया है तो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 में जो 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है वो एक वसीयतकर्ता की आयु होना चाहिए। लेकिन जो बालक संरक्षकता और प्रतिपाल अधिनियम के तहत पल बढ़ रहा है तो उसकी वसीयतकर्ता की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ये मुस्लिम विधि के तहत सर बताया गया है। इसी प्रकार से वसीयत जो है कि विधि अनुसार लिखी जानी चाहिए, कानून के प्रावधानों के तहत लिखी जानी चाहिए। और मुस्लिम विधि में वसीयती कौन हो सकता है, वसीयत गृहीता कौन हो सकता है या मुसलह कौन हो सकता है, ये तीनों शब्द हैं, तीनों का अर्थ एक ही है। वसीयत गृहीता वो व्यक्ति हो सकता है चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, चाहे स्वस्थ चित्त हो या अस्वस्थ चित्त, चाहे बालिग हो या नाबालिग, ये सभी वसीयत ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही एक शर्त और इसमें है कि एक अजन्मा बच्चा भी वसीयत ग्रहण कर सकता है यदि वो वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय माँ के गर्भ में उसका वजूद मौजूद हो और वसीयत करने की तिथि से 6 माह के अंदर उसका जन्म होना आवश्यक है, तो वो वसीयत भी ग्रहण करने के लिए पात्र माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत उसके किसी उत्तराधिकारी के पक्ष में कर दी जाती है तो वो भी अन्य उत्तराधिकारी यदि उसमें सहमति प्रदान कर देते हैं तो वो विधि अनुसार मान्य की जाएगी। और यदि वो उसको मान्यता नहीं देते हैं तो विधि अनुसार मान्य नहीं की जाएगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वसीयत के ऊपर टिप्पणी की है कि महज पंजीकरण से ही वसीयत वैध नहीं हो जाती है। धनीराम विरुद्ध शिव सिंह 2023 ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला है और इसी ऐतिहासिक फैसले के शीर्षक से मैंने मेरे चैनल पर इस पे वीडियो भी अपलोड किया, आप उसे देख सकते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है इस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से कि पंजीकरण कराने से ही वसीयत वैध नहीं हो जाएगी। इसमें जो वसीयत है, पंजीकृत वसीयत थी, उसको विधि अनुसार अदालत में प्रमाणित नहीं किया गया था, इसलिए उसे मान्यता नहीं दी गई, भले ही वो पंजीकृत थी। और वो भारतीय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत ही उसके उत्तराधिकारियों को संपत्ति विभाजित की गई। इसके ठीक विपरीत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 2021 का एक फैसला बद्रीलाल विरुद्ध सुरेश, जिसमें नोटरीकृत वसीयत थी और उसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी। क्यों? क्योंकि उसको अदालत में विधि अनुसार प्रमाणित किया गया था। मतलब वसीयत नोटरीकृत है, पंजीकृत है या आपने हाथ से लिख ली, ये महत्वपूर्ण नहीं है सर। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि वो उसका विधि अनुसार लिखा जाना आवश्यक है और यदि उसको अदालत में चुनौती दी जाती है तो उसको अदालत में विधि अनुसार प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। 2 गवाह है तो 2 गवाहों से आपको उसको प्रमाणित करना पड़ेगा।
उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 जिसमें बताया गया है कि यदि ऐसा दस्तावेज जो जिसका प्रमाणीकरण गवाहों से आवश्यक है तो वो तब तक साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाएगा जब तक उसको गवाहों से प्रमाणित नहीं करा दिया जाता। ठीक इसी प्रकार से वसीयत भी इसी श्रेणी में आने वाला दस्तावेज है और वसीयत को छोड़कर अन्य दस्तावेज जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि गिफ्ट है, विक्रय विलेख है, ये अपने आप में ही साक्ष्य में ग्राह्य है, इनको गवाहों से प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि इसका निष्पादन करता इसे चुनौती दे देता है तब आपको गवाहों से इसको प्रमाणित करना आवश्यक होगा। वसीयत इस श्रेणी में आने वाला दस्तावेज नहीं माना गया है। तो वसीयत जो लिखी जाएगी उसको विधि अनुसार लिखी जाना जरूरी है सर। बिना वकील की सहायता से आप वसीयत कैसे लिख सकते हैं? मेरे कई व्यूअर्स ने ये भी पूछा था, तो उस पर मैंने कुल 10 पॉइंट बनाए सर। बिना वकील की सहायता से आप वसीयत कैसे लिख सकते हैं? वैसे तो सलाह ये दी जाती है कि आप इसकी जानकार जो विशेषज्ञ वकील साहब हैं उन्हीं से सलाह लें और उसके बाद आप वसीयत को लिखें। लेकिन कभी हालात और परिस्थिति ऐसी फंस जाती हैं कि आप अकेले हैं और कोई वजह हो गई, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लें और लीड और कॉपी लेके उन पॉइंटों को नोट कर लें जो मैंने बताए। तो उम्मीद है कि आप एक सही वसीयत को बना पाएंगे। वैसे आप कोशिश करें कि उसको रजिस्टर्ड करवाएं या नोटरीकृत करवाएं, और अगर हो सकता है तो होलोग्राफिक अगर आप हस्तलिखित लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, पूरे विधि अनुसार आप उसको लिखें, क्योंकि वसीयत का विधि अनुसार लिखा जाना आवश्यक है, वरना वसीयतों पर आपत्ति आती है। और वो आपत्ति आती है तो वो आपत्ति भी तब आती है जब आप जो लिखने वाले हैं आप तब मौजूद ही नहीं होंगे, आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, उसके बाद ही वो मान्य होगी। तब ऐसी स्थिति में अगर आप आपकी जीवित अवस्था में पूरी सावधानी बरत के वसीयत को आप लिखेंगे तो आपके उत्तराधिकारियों में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं होगा और वसीयत विधि अनुसार प्रमाणित मानी जाएगी। क्योंकि यदि वसीयत को अदालत में चुनौती दे दी गई तो प्रमाणीकरण ही सब कुछ होता है सर। नोटरीकृत कोई मायने नहीं रखाती है, पंजीकृत कोई मायने नहीं रखाती है, या हस्तलिखित कोई मायने नहीं रखाती है। यदि आप उसको अदालत में प्रमाणित ही नहीं करवा पाए तो वो वसीयत विधि अनुसार मान्य नहीं की जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वसीयत में आप गवाहों का भी ध्यान रखें, जो ईमानदार गवाह हो। ऐसा ना हो कि आपने ध्यान नहीं दिया और वो गवाह ऐसे फर्जी और आवारा किस्म के हैं और आपके मरने के बाद जब अदालत में उस वसीयत के संबंध में कोई विवाद और मुद्दा पैदा हुआ तो वो जो गवाह है वो विपक्षी पार्टी से मिल गए और आपके केस में आपके खिलाफ ही वसीयत के विरुद्ध ही गवाही दे दी। तो ऐसी स्थिति में सर आपके सामने बड़ी भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वसीयत को प्रमाणीकरण दो गवाहों से आवश्यक है। अगर वही आप प्रमाणित नहीं करवा पाए तो वसीयत भला कैसे वैध हो जाएगी? अदालत को अगर उसमें जांच पड़ताल के बाद लगता है कि आपकी वसीयत विधि अनुसार निष्पादित नहीं की गई तो वसीयत को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके आधार पर आपको संपत्ति पे कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं वसीयत सही लिखी जाए तो मैंने सर वसीयत पे आपत्ति के कुल 50 तरीके मैंने तैयार किए हैं सर। वसीयत पे आपत्ति के कुल 50 तरीके, एक तरीका नहीं सर, कुल 50 तरीके कि वसीयत पर किन किन तरीके से आपत्ति ली जा सकती है। ये मेरे चैनल पर इसी शीर्षक से एक वीडियो अपलोड है, आप इसे देख सकते हैं। ये दो तरीके से फायदेमंद है। मेरे एक व्यूवर्स ने कंप्लेन करके कहा था कि सर कुछ जीने के बारे में भी बताएं, तो सर ये जीने के बारे में ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये दो प्रकार से कैसे फायदेमंद है। एक तो उस व्यक्ति के लिए है जो वसीयत लिख रहा है, यदि वो इन 50 आपत्तियों को अपने ध्यान में रखकर लिखेगा तो वो कमियां उसकी वसीयत में नहीं रखेगा और वसीयत विधि अनुसार मान्य की जाएगी। नंबर दूसरी कंडीशन है, यदि कोई फर्जी तरीके से वसीयत लिख ली गई है और अदालत में उसको चुनौती दी गई है तो पीड़ित पक्ष इन 50 तरीकों में से कोई से भी तरीके जो उसके काम के केस की परिस्थिति के हिसाब से उसको लागू होते हैं उनका उपयोग करके उस वसीयत को अदालत से निरस्त भी करवा सकता है। तो दोनों पक्षों के लिए सर फायदेमंद है। ऐसा नहीं कि एक पक्ष के लिए मैंने वीडियो बनाया, दोनों पक्षों के लिए वसीयत विधि अनुसार मान्य की जाएगी। तो इस पे मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा भी है कि सर ये 50 आपत्ति हैं और ये इसका हमें कुछ आप पीडीएफ भी दे सकते हैं। तो सर मैं उसकी कोशिश में लगा हुआ हूँ। ये जो 50 आपत्तियां हैं इनको मैं पूरे व्यवस्थित तरीके से लिख के और साइटेशन का इसमें हवाला दे के एक जो है कि एक अच्छी तरीके से इसकी तैयारी में लगा हूँ और बहुत जल्द उसके संबंध में आपको मैं खुशखबरी भी सुनाऊंगा कि ये आपको किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। और वो उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ लेटेस्ट जजमेंट भी मैं शामिल करूंगा। तो इस प्रकार से सर जो हमारा आज का टाइटल था वसीयत का समापन, वो कुल 4 प्रकार थे। जो 4 प्रकार सर मैंने विधि अनुसार आपको बता दिए हैं और मुस्लिम विधि के तहत जो संक्षिप्त जान तो हमारा आज का वीडियो है और जो टाइटल है उसके संबंध में मैं 2 शब्द भी सर आपको सुनाना चाहूंगा। वसीयत का हक हर किसी को है, वसीयत का हक हर किसी को है, लेकिन कब तक रहेगा कायम? वसीयत का हक हर किसी को है लेकिन कब तक रहेगा कायम? मुस्लिम विधि में भी हर सवाल का मिलता है सही जवाब। मुस्लिम विधि में भी हर सवाल का मिलता है सही जवाब।
ये है इंसाफ का पैगाम, ये है इंसाफ का पैगाम, ये है इंसाफ का पैगाम। ये वसीयत के जो हमारे टाइटल है उससे रिलेटेड इसके महत्व को समझाने के लिए मैंने दो बातें आपको, दो लाइन सुनाई हैं और दो शब्द और कहना चाहूंगा। लिखा है जो कागज पर यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। मैं मेरे वसीयत के लगभग सभी वीडियो में इस शेर को अक्सर कहता हूं मैं, ताकि वसीयत के इस महत्व को आप लोग समझ सकें। क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं, यदि आप उस समय इसमें गंभीरता से कार्य नहीं करेंगे तो आपकी अंतिम इच्छा आपके मरने के बाद पूरी होगी भी कि नहीं होगी, इस बारे में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि वसीयत यदि विधि अनुसार लिखी गई है, कानूनी प्रावधानों के पालन के तहत लिखी गई है, तो ही आपके मरने के बाद वो आपके बच्चों को, आपके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी। वरना यदि उसको किसी अन्य के द्वारा किसी अन्य आधारों पर चुनौती दे दी गई है तो वसीयत निरस्त मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप गंभीरता से लें, पूरी समझदारी से काम करें, क्योंकि अंतिम इच्छा पत्र होता है। इस अंतिम इच्छा पत्र का प्रभाव ही आपकी मृत्यु के बाद होगा। और यदि इसको चुनौती दी गई तो मरने के बाद आप दोबारा पृथ्वी पर आकर उसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते। ये आप आपकी जीवित अवस्था में रहकर ही कर सकते हैं। इसलिए जीवित अवस्था में आप रहते हुए जब भी वसीयत बनाए तो उसको विधि अनुसार बनाए, कानूनी प्रावधानों के तहत बनाए। जैसे कि मुस्लिम विधि में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति एक तिहाई से अधिक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आपने कर दी और आप निश्चिंत होकर जो है कि बेफिक्र हो गए और आप मर गए और आपके मरने के बाद जो चुनौती दी गई तो ऐसी वसीयत निरस्त मानी जाएगी। कोई भी हिंदू व्यक्ति 100% उसकी संपत्ति की वसीयत कर सकता है, लेकिन मुस्लिम व्यक्ति एक तिहाई से अधिक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। हत्यारे के पक्ष में की गई वसीयत भी जो है कि विधि अनुसार मान्य नहीं होगी और वो समाप्त हो जाएगी। यदि कोई वसीयत करता, वसीयत करने के बाद विक्षिप्त हो गया है तो वो उसके बाद वो वसीयत समाप्त हो जाएगी। वसीयत करता उसकी जीवित अवस्था में कभी भी वसीयत में रद्दोबदल, परिवर्तन, संशोधन या निरस्तीकरण कर सकता है। और इसी प्रकार से भोग बंधक की जो वसीयत है उसके संबंध में भी मैंने बताया है कि भोग बंधक की जो वसीयत है वो भी क्रय या अन्यथा प्राप्त हुई है तो वो भी उसका निरस्तीकरण माना जाएगा। तो इस प्रकार से सर वसीयत के समापन के संबंध में कि वसीयत के वसीयती के हक का समापन कब और किस परिस्थिति में हो जाता है, ये कुल 4 आधार मैंने बताए। लेकिन इससे अलग अलग भी आधार अलग अलग कंडीशंस में हो सकते हैं। आपके केस में अलग अलग हालात में और अलग अलग कंडीशन में हो सकते हैं। ये वो नेचुरल कंडीशंस हैं। जैसे वसीयत करता, वसीयत करने के बाद विक्षिप्त हो गया, अब ये नेचुरल बात हो गई सर, ये किसी के हाथ में तो था नहीं, तो वो वसीयत समाप्त मानी जाएगी। यदि साशा या असावधानीवश किसी हत्यारे के पक्ष में वसीयत कर दी गई तो वो भी निरस्त मानी जाएगी। भोग बंधक या अन्यथा क्रय उसके आधार पर पाया गया है तो वो निरस्त मानी जाएगी। तो इस प्रकार से ये तो जो आधार बताए गए ये अपनी जगह है सर, लेकिन वसीयत में ऐसे कई आधार हैं। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1959 की सॉरी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 का हवाला देता हूं सर मैं आपको, कि इसमें जो है कि उसका स्वस्थ चित्त और बालिग होना जरूरी है 18 वर्ष का। और धारा 63 मतलब वसीयत करता दो गवाहों के सामने वसीयत पर दस्तखत करेगा और दो गवाह भी वो वसीयत करता के सामने उस पर दस्तखत करेंगे। और यदि उसको चुनौती दी जाती है अदालत में तो ये गवाह अदालत में जज साहब के सामने कहेंगे कि सर ये वसीयत करता की अंतिम इच्छा और हमारे समक्ष इसने वसीयत पर दस्तखत किए और हमने इस पर दस्तखत किए और इसमें जो लिखा हो सही सही लिखा है, यही वसीयत करता की अंतिम इच्छा, ये उनको कहना होगा। इसलिए तो मेरे हर वीडियो में मैंने कहा है कि आप इसमें गवाहों का बड़ा सावधानी से चयन करें। ऐसा ना हो कि फर्जी और धोखेबाज को आप गवाह रख लें और जब चुनौती दी जाए तो वो विपक्षी पार्टी से मिलकर आपके केस को कमजोर करके आपको केस हरवा दे। मेरे एक व्यूअर्स ने जो कि हैदराबाद के हैं, आज उन्होंने फोन करके इस टॉपिक पे पूछा था कि क्या वसीयतकर्ता की जगह कोई अन्य व्यक्ति भी उस पर दस्तखत कर सकता है। तो इस शीर्षक पे सर मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है। मैं उस पर संक्षिप्त जानकारी आपको और बता देता हूँ कि यदि वसीयतकर्ता स्वस्थ चित्त है लेकिन वो इतनी बीमारी की हालत में है कि वो उसका हाथ भी नहीं हिला पा रहा है, बिस्तर पे बिल्कुल लेटा हुआ पड़ा हुआ है, तो अब क्या किया जाए सर। वसीयत तो करना चाहता है, वो बोल भी रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए सर। तो ऐसी स्थिति में वो किसी उसकी उपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वो वसीयत पे दस्तखत कर दे उसके निर्देशन पे, और ये दस्तखत भी उन दो गवाहों की उपस्थिति में किए जाएंगे, वसीयतकर्ता की उपस्थिति में किया जाएगा और गवाह भी उस पे वसीयत पे दस्तखत करेंगे। ये मीना प्रधान विरुद्ध कमला 2020 जजमेंट उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की उसमें बताया गया है।
वसीयतकर्ता वसीयत पे स्वयं दस्तखत करेगा, दो गवाह उसके सामने दस्तखत करेंगे, दो गवाहों के सामने वसीयतकर्ता दस्तखत करेगा और उसके निर्देशन पे कोई अन्य भी दस्तखत कर सकता है। तो इसकी व्याख्या इस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में की गई है। और क्योंकि हमारा जो आज का टाइटल मुस्लिम विधि से संबंधित था, उसके अलावा भी सर मैंने मुस्लिम विधि से रिलेटेड आपको बहुत सी जानकारियां प्रदान कर दी हैं। उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।